वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम फार्मा पावर पर बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया कि किस तरह से जो है हमारी जो फार्मा है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। हमने बी फॉर्म किया, एम फॉर्म किया, पीएचडी किया, तो उसका सिलेबस कैसे डिफाइंड हुआ, कौन जो है ड्रग्स को दे सकता है, डिस्पेंस कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री ऑफ ड्रग लेजिस्लेशन इन इंडिया में इस वीडियो में आपको मिलेंगी। अब क्वेश्चन की बात करें तो आपको जीपेट में अब क्वेश्चंस मिलने लग गए हैं। पहले इसको कोई भी नहीं पूछता था, आप पढ़ते थे जूरिस में, नहीं पढ़ते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आपने फार्मा करी है तो फार्मा की हिस्ट्री जो है एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किन किन लोगों ने जो है इसमें बहुत हेल्प करी है, तो उनके बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे। कुछ आपकी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 6-7 स्लाइड्स में आई थिंक आपका कवर अप हो जाएगा सब। तो सबसे पहले इवेंट्स बिफोर 1940, क्योंकि जितने भी आप लॉज इसमें देखते हैं, एक्ट देखते हैं, वो आपके जो हैं आज़ादी से पहले के हैं, फ्रीडम से पहले के हैं। तो इस चीज़ को मैंने डिवाइड किया है कि 1940, क्योंकि 1940 में आपका फार्मेसी एक्ट आ गया था, जिसमें जो आपका फार्मा का पहला एक्ट था और बहुत कुछ जिसमें सुधार थे। इस आपकी जो हिस्ट्री है उसमें वैसे तो आप देखेंगे पॉइजन एक्ट आपका 1919 में आ गया था, लेकिन इतना उसमें कुछ इंक्लूड नहीं था। असली फार्मा की शुरुआत यहीं से ही हुई थी। तो 1940 से पहले क्या क्या हुआ था, कुछ पॉइंट्स हैं जहां से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, तो वही इंक्लूड करे हैं मैंने। फर्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स एल कलकत्ता, जो अब कोलकाता या वेस्ट बंगाल कहते हैं, तो उस टाइम कलकत्ता जो आपका कैपिटल है, कोलकाता हो गया अभी 1901 में बाय पीसी रॉय। और ऐसे ही आपका एक गुजरात में आपकी एक फार्मा इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि आपका जो बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स हैं कि इंडिया में जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था पहली बार। क्योंकि पहले क्या होता था, इंडिया से सिर्फ रॉ मटेरियल जाता था, ब्रिटिश क्या करते थे, वहाँ से फिर इंडिया को इम्पोर्ट करते थे ड्रग्स। रॉ मटेरियल यहीं से जा रहा है और इम्पोर्ट इंडिया को हो रहा है, तो दोनों तरीके से इंडिया को लॉस होता था। सेकेंड, देयर वर नो कंट्रोल ओवर द एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर क्या था, ड्रग्स एंड रॉ मटेरियल है कि आपका कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं थी, कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ भी इम्पोर्ट हो रहा है। अब आप एक्सपेक्ट करिए कि अब अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं आपका फीवर कम होने के लिए, और आपको ऐसे ही लैक्टोज पाउडर पकड़ा दिया जाए, तो मनी वाइज भी लॉस है, हेल्थ वाइज भी लॉस है, और कंट्री की इकोनॉमी को भी आपका हार्म होता है। तो ये आपके पॉइंट्स है कि उस टाइम पर कुछ नहीं था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, तो वो ड्रग लैकिंग ऑफ द एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो वहाँ से बिना आपका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, बिना उसके जो है ड्रग्स इंडिया की मार्केट में आना शुरू हो गई थी। हालांकि रॉ मटेरियल यहीं से ही वो लेके जा रहे थे, लेकिन उस रॉ मटेरियल को नहीं डाल रहे थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटी ऑफ ड्रग इज सुपीरियस। सुपीरियस ड्रग्स वो होती हैं, जैसे आप विक्स लेने जाएं और आपको उसमें वो ऑरेंज वाली टॉफ़ी आपको कोई दे दे, तो डेट इज़ सुपीरियस, कि नाम किसी और का है और अंदर उसके जो है आपका प्रोडक्ट कुछ और है। विक्स के अंदर आपको कोई ऑरेंज की टॉफ़ी दे दे या कोई और टॉफ़ी दे दे, तो डेट मीन्स कि वो आपकी सुपीरियस ड्रग है। इसमें ये आपका पार्शली भी होता है और कंप्लीटेड भी होता है, कि उसके अंदर उसके ऊपर लेबल किसी और चीज़ का है और अंदर कुछ और है। तो नेक्स्ट इज द इंडियन मार्केट गेट फिल्ड विद अडल्ट्रेटेड एंड सुपीरियस ड्रग। अब आपकी अडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होती हैं, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स होती हैं जो आपकी जानबूझकर जो है ख़राब नहीं करी गई हैं। वो आपकी पैकेजिंग के टाइम पर, प्रोडक्शन के टाइम पर, या आप स्टोरेज के टाइम पर वो डिकम्पोज हो गई हैं, या उसका कुछ पार्ट जो है वो आपका डिकम्पोज हो गया। इसे जानबूझकर नहीं किया जाता है अडल्ट्रेशन को, लेकिन सुपीरियस ड्रग है ये आपकी जानबूझकर की जाती हैं। इसी तरह से आपकी एक और ड्रग्स होती हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स। उसमें क्या होता है, आपका लेबल में कुछ कमियां होती हैं, लेबल आपका प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं होता, या जो अंदर का प्रोडक्ट है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। तो ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती है। मैं इस पर एक अलग आपकी वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रहता है। अडल्ट्रेटेड, सुपीरियस एंड मिस ब्रांडेड ड्रग्स, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। तो 1940 से पहले द ग्रेट क्यूनिन फ्रॉड। क्यूनिन आपका एंटी मलेरियल ड्रग है और बहुत हम पुराने टाइम से इसका यूज़ कर रहे हैं। तो इसका फ्रॉड हुआ था कि आपको जो है बिना एपीआई वाली ड्रग दी जा रही थी।
तो उस टाइम पर लोगों को रियलाइज़ होने लगा, क्योंकि चाहे आपके पॉलिटिशियन हो, चाहे आपके बिजनेसमैन हो, जो है सब के सब किसी ना किसी टाइम पर बीमार होते हैं, सिक होते हैं, और मेडिसिन उनको भी चाहिए। तो क्या हुआ कि उनको रियलाइज़ होने लगा कि हाँ अब कुछ चाहिए। कॉमन पीपल को रियलाइज़ हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पॉलिटिशियंस और लीडर्स को रियलाइज़ होने लग जाता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, तब चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी कमेटी बनी थी, सबसे पहली कमेटी बनी थी कि फार्मा में क्या क्या आपके सुधार होने चाहिए। तो इन्होंने जो है सबसे पहला जो है एप्लीकेशन दी थी सर हरून जफर ने। ये डेट इम्पोर्टेंट है, डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज्यूरिस में। मार्च 9, 1927। तो काउंसिल ऑफ स्टेट रिकमेंडिंग टू गवर्नर जनरल। उस टाइम पर आप देखते हैं जो आपके ब्रिटिशर थे, उन्होंने एरिया वाइज या स्टेट वाइज आपके गवर्नर जनरल रखे हुए थे। तो उन्हें इन्होंने सबसे पहले जो था रिकमेंड किया था कि इमीडिएट स्टेप्स लिए जाएं, मेडिसिनल ड्रग लेजिस्लेशन बनाया जाए, उसके लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन हो, सेल्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहली कोशिश इन्होंने करी थी कि स्टेट गवर्नर जनरल जो थे उनको रिकमेंड किया था ऑन मार्च 1927। तो ये सबसे पहले जो थे जिन्होंने जिनको रियलाइज़ हुआ था, जिन्होंने काम किया था फार्मा के लिए कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी, और यहीं से आपका पिछले साल का एनटीए का क्वेश्चन था, चोपड़ा कमेटी। इनका पूरा नाम आपको ऑप्शन में था, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, डीईसी भी कहते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में, और चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं। तो इनका पूछा हुआ था कि आपका ड्रग इंक्वायरी कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो ये क्वेश्चन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर कभी पढ़ा होगा तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कवर है। द ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, क्योंकि इन्हीं के अंडर बनी थी, यहीं उसके चेयरमैन थे, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। द चेयरमैन जो है ये आपके कर्नल आर एन चोपड़ा, ये जो थे इसके चेयरमैन थे, डेट इज कर्नल आर एन चोपड़ा। और नेक्स्ट टाइम या इस बार जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डॉक्टर बी मुखर्जी पे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इनके असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। तो इन दोनों का मेन काम था, और इन दोनों की ही वजह से आज हम आई थिंक पढ़ पा रहे हैं, और ये सब आपका फार्मा इंडिया में चल रहा है। अगर ये कमेटी ना बनी होती तो शायद कुछ भी ना होता। तो ये कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, कर्नल आर एन चोपड़ा जो चेयरमैन थे, और आपका डॉक्टर बी मुखर्जी। बाद में क्या हुआ था, जब इस कमेटी ने कहा था कि ड्रग टेस्टिंग के लिए भी लेबोरेटरी होनी चाहिए इंडिया में, तो डॉक्टर बी मुखर्जी को ही एज एन डायरेक्टर जो था सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल, अब इसे हम सीडीआरआई के नाम से जानते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। हालांकि इंडिया में बहुत सारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हैं, 4 या 5 लेबोरेटरीज हैं, जहां से आपका जो है कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल उठाता है और इन लेबोरेटरीज में बेचता है। लेकिन जो पहली आपकी लेबोरेटरी थी सीडीएल, उसे अब हम सीडीआरआई कहते हैं, दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स हैं, नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको डायरेक्टर बनाया गया था टेस्टिंग लेबोरेटरी का, दैट इज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सीडीएल। अब इसे सीडीआरआई कहते हैं, जहाँ से आपकी बहुत सारी ड्रग्स निकली हुई हैं। आई थिंक आपने सहेली ड्रग के बारे में सुना होगा, तो ये आपकी सीडीआरआई में ही उसकी रिसर्च हुई हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। अब इस कमेटी ने रिकमेंड क्या किया था, क्या क्या फॉलोइंग पॉइंट्स बताए थे जो आप आजकल देखते हैं। तो इन्होंने एक बात कहा था सबसे पहले कि उस टाइम पर इंडिया फार्माकोपिया तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो था उसका इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रहा था कि उस टाइम तक वो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंडर हो। तो जो आपका केमिकल्स थे उनकी जो स्ट्रेंथ है वो प्योर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्योर कंपाउंड्स होने चाहिए, और जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंडर वो आपके बनने चाहिए, वर इम्पोर्टेड मैन्युफैक्चर और सोल्ड इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड कि जो फार्मा का प्रोफेशन है ये सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन्स के हाथ में हो। जैसा कि आप देखते हैं कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, आई थिंक अगर आपने बी फॉर्म या डी फॉर्म एम फॉर्म कुछ भी किया है, तो ये जो प्रोफेशन है कुछ उन्हीं लोगों के हाथ में हो। लेकिन आई थिंक आज भी ये पॉइंट जो है बहुत हद तक मिसिंग है। आज भी जो है फार्मा को कुछ बिजनेसमैन, बीकॉम बीबीए वाले लोग आज भी जॉब्स कर रहे हैं फार्मा की फील्ड में। तो ये कुछ ऐसा, ये जो पॉइंट है अब तक आई थिंक प्रॉपरली लागू नहीं हुआ, और बहुत हार्म कर रहा है फार्मा स्टूडेंट्स को,
जॉब लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हैं, एमएससी वाले कर लेते हैं, बीएससी वालों को मिल जाती है। इवन आई सी द 12th पास आउट स्टूडेंट्स इन द मार्केटिंग एंड सेल्स, तो वो भी काम कर रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री में, लेकिन जो प्रोफेशन है वो सिर्फ फार्मा वालों के लिए होना चाहिए था। ये रिकमेंडेशन थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कितनी ज़रूरी ये कमेटी थी, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट जो रिकमेंड हुआ था, हालांकि ये बाद में ऑलमोस्ट सभी लागू हो चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से कोई भी नहीं है, बहुत सारे लूप होल्स हैं फार्मा में। सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग्स एंड फार्मेसी, कि आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ड्रग और फार्मेसी के ऊपर अपना कंट्रोल ले, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाए। सेकंड, सेटिंग अप ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था सीडीएल में डॉक्टर बी मुखर्जी को अपॉइंट किया गया था डायरेक्टर, कि सभी स्टेट्स में अपनी अपनी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हों, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल्स जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं बायोटेक के, उनकी टेस्टिंग हो। थर्ड वन, जैसे आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो आप बताएंगे अजीत डोभाल हैं। आपको टीवी में कई बार वो दिख जाता है उनका चेहरा। तो ऐसे ही एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए फार्मेसी के लिए, और यही बोर्ड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है क्या रूल बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो वो एडवाइजरी बोर्ड एक आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, जो आपके कोर्सेज हैं उसको लेकर आपका रिकमेंडेशन था कि ट्रेनिंग इन फार्मेसी, जो आप डी फॉर्म करते हैं, एम फॉर्म करते हैं, तो मिनिमम क्लासिफिकेशन जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। जो आपका डी फॉर्म है, बी फार्मा पे करा लो, आप एम फार्मा पे करा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका है कि मिनिमम डी फार्मा है, हाईएस्ट आप चाहे पीएचडी करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो कोई फ़र्क नहीं है। पीएचडी के बाद भी आप फार्मासिस्ट ही बनेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी फार्मेसी काउंसिल में। तो नेक्स्ट इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मेडिसिन होता है आपका ब्रांडेड मेडिसिन, उसे हम प्रोप्राइटर मेडिसिन कहते हैं, कि हर एक पेटेंट का या प्रोप्राइटरी मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसका फॉर्मूला डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। सो अनडिस्क्लोज्ड फॉर्मूला मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये पॉइंट्स हैं। ट्रीटमेंट शुड बी अंडर द कंट्रोल, जो आपका ट्रीटमेंट होता है किसी भी डिजीज़ का, वो आपका प्रॉपर अंडर द कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी कुछ भी प्रिस्क्राइब ना करे। अब भी इनमें से बहुत पॉइंट्स आई थिंक मिसिंग है इंडिया में, बहुत लूप होल्स हैं। नेक्स्ट इज़ द अदर पॉइंट्स, ये आपकी आई थिंक लास्ट स्लाइड है, और इसी में आपका कन्वर्ट हो जाता है कि 1940 से पहले क्या हुआ था और आपके क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। ड्रग इंडस्ट्री शुड बी शटल डाउन इन इंडिया, इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि वर्ल्ड का फार्मेसी जो हब है वो इंडिया में है। चाहे कोरोना वैक्सीन कोई भी कंट्री बनाए, प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। नेक्स्ट इज द स्टेप शुड बी टेकन टू कंपाइल फार्माकोपिया, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। अब आप देख रहे हैं कि जो 1927 में रिकमेंड किया था और 1955 में जाके इतने सालों के बाद आपका इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहले आया था। कितने टाइम बाद, कुछ आपके आई थिंक 26-27 ईयर्स के बाद आपका फार्माकोपिया इंडिया के पास अपना था। नेक्स्ट, सिंकोना डिपार्टमेंट शुड बी कल्टीवेट सिंकोना, ये तो उस टाइम का था कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था सिंकोना क्यूनिन में, तो इनके डिपार्टमेंट अलग बना दिए गए थे। जैसे आप देखते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, तो नारकोटिक्स के लिए बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट भी हैं, तो वैसे ही मेडिकल स्टोर्स रिपोर्ट भी ग्रेजुअली रिड्यूस। तो इसका मतलब ये था कि जो आपका डिस्पेंसिंग होती है, जो आपका मेडिकल स्टोर पे होती है, उसको कम से कम किया जाए, जो था ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आप देखते हैं मेडिसिन स्टोर खोलते हैं तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलता है, आप कुछ पीसते नहीं हैं, कुछ मिक्स नहीं करते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं बनाते हैं, आपको सब कुछ पैक मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन आता है, उठा के दे दो। तो उस चीज़ पे अच्छा काम हुआ है। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एट BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें आई थिंक PM जाते रहते हैं अपने, इन 1932। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल्स का जो आपका BHU में सेटअप हुआ था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट इज़ द IPA, ये आज तक आपकी चल रही है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इसके लोग आपको, जो इनके इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के लोग हैं, आपको ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में भी एक पर्सन जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का मिलता है, डेट इज़ IPA। इसमें बहुत सारे सभी फार्मासिस्ट इंक्लूड होते हैं, और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1935 यूपी में। बस्ट दिस रिपोर्ट गोट नो एक्शंस एंड ड्रग एक्ट कम्स इन 1940। आपका कुछ 13 साल बाद जो है, इस रिकमेंडेशन के 13 साल बाद जो है
आपका ये ड्रग जो आपका फार्मेसी एक्ट था 1940 वो आपका 13 साल बाद आया था। तो कितना स्लो काम किया है इंडिया ने। इसलिए जो आप देखेंगे फार्मासिस्ट की ग्रोथ है या उसकी जो एक आपकी रेपुटेशन है इन कंपैरिजन एमबीबीएस देखेंगे, कोई रेडियोलॉजी से देखेंगे, तो वो बहुत कम है एट द राइट टाइम। दिस आर द बिटर ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड टू से दैट, क्योंकि जो सच है वो सच है, उसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स स्टार्टिंग की रिकमेंडेशन से ही मिसिंग है। 1927 से जो पॉइंट्स मिसिंग है, जो आज तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो आपका अपने आप ही डिफाइंड हो जाता है कि जो आपका एक ये प्रोफेशन है कितना पीछे है दूसरे लोगों से। सो आई होप you can like the video, you can subscribe the channel, and all the best for you the coming exams GPAT and NIPEM. So thank you so much and all the best.